हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉप 25 MCQ की सीरीज़। इसमें हर वीडियो में हम 25 ऐसे MCQ लेके आते हैं जो आपके अपकमिंग स्टेट PCS, समीक्षा अधिकारी या फिर MP हुआ, बिहार हुआ, इन सब के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ पूछा गया है, निकटतम पड़ोसी देश। ऑप्शन दिया गया है भूटान, म्यांमार, चीन और जापान। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या है, जापान है। ठीक है, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका देखिए एक ट्रिक है। ठीक है, बचपन में भू अफगान, ठीक है, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, भू से भूटान और अफगान से अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये क्या है, बाउंड्री वाइज मतलब ऐसे लेंथ वाइज ऐसे दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जापान जो है वो निकटतम पड़ोसी देशों में शामिल नहीं है। अब चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश कौन सा है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये है श्रीलंका। ठीक है, मालदीव, फिलीपींस, सेशल्स के कंपैरिजन में श्रीलंका सबसे निकटतम देश है। और भारत और श्रीलंका को किस स्ट्रेट द्वारा डिवाइड किया गया है, तो इसके बीच में है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट द्वारा भारत और श्रीलंका जो है वो अलग होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का ही होगा। तो ऑप्शन दिया है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेचुरल रीजन्स के बारे में पूछा गया है। तो ये भारत को कुल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। फिर इसको ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप जब जलवायु क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ये उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। भारत में जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ कौन सा सागर स्थित था। अरब सागर, टेथिस सागर, भूमध्य सागर और अरल सागर। ठीक है, तो इसमें देखिए जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर हिमालय स्थित है आज के टाइम में, पहले वहाँ पर टेथिस सागर था। यहाँ पे टेथिस सी राइट आंसर है। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 में दिया है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी ऊंची गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल है, काराकोरम की फिर ब्लैंक घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर है। नुब्रा घाटी, लद्दाख घाटी, फूलों की घाटी और शांत घाटी। ठीक है, तो काराकोरम जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी, काराकोरम में। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि फूलों की घाटी और शांत घाटी यानी फ्लावर वैली और साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। गति के किस नियम के अनुसार क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या कोई नहीं। तो ये देखिए है गति का द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को किधर की ओर झटका लगता है, तो आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, फिर पीछे की ओर या फिर दाईं ओर।
तो इसमें राइट आंसर है पीछे की ओर। जब हम बंदूक जो है आगे की तरफ निकलती है तो जो बंदूक है वो बंदूकधारी पर पीछे की ओर धक्का मारती है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, अदिश पूछा गया है, विस्थापन, दूरी, वेग या त्वरण। तो जैसा कि हम लोगों को पता है अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वहीं सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें राइट आंसर है दूरी। ठीक है, बाकी विस्थापन, वेग और त्वरण जो हैं वो सदिश राशियाँ हैं, लेकिन दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। फिर किसी रॉकेट की उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये है संवेग संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो ये है इसमें संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके आधार पर रॉकेट की उड़ान जो है वो आधारित होती है। फिर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जड़त्व के नियम की खोज की। तो आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंस या फिर आइंस्टीन। तो जड़त्व के नियम की खोज देखिए शायद गैलीलियो गैलीली इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की खोज की। फिर आगे बढ़ते हैं, द प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक महान ग्रंथ की रचना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो हम सभी को पता है ये रचना है आइजैक न्यूटन की। द प्रिंसिपिया मैथमेटिका ये रचना आइजैक न्यूटन की है 1684 ईस्वी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, केरल का कौन शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन दिए हैं इसमें तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, वायनाड, कालीकट। तो पहला शहर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला है कोच्चि। ठीक है, केरल का कोच्चि शहर। फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का भी नियम कहलाता है। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का भी नियम कहलाता है। तो गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम। तो देखिए इसमें जो प्रथम नियम है ये कहलाता है जड़त्व का भी नियम, यह है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज, इसमें है तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों यानी NDTL के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें हो सकता है राइट आंसर हो, इसमें राइट आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, SLR जो होता है ये तरल संपत्ति से निवल मांग और समय दायित्वों का अनुपात होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है और जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। ठीक है, ये तो है अपसरण या विचलन, प्रतिनिधान या प्रत्यायोजन, स्वत्वमोचन, विनिवेश या विस्थापन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विनिवेश या स्वत्वमोचन। इसमें क्या होता है कि सरकार एक से अधिक कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी, अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है लेकिन सरकार के पास ही उसका स्वामित्व होता है। नाम से भी देख लेते हैं, जब हिस्सेदारी बेचती है उसको विनिवेश कह सकते हैं और अपना इसका स्वामित्व भी सरकार के पास होता है तो स्वत्वमोचन। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वही सवाल है इंग्लिश में, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है इसे। फिर है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स इंक्लूड यानी विदेशी संस्थागत निवेशक FII में शामिल होते हैं निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। तो इसमें देखिए है, इसमें तीनों होगा। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशक में FII में निवेश बैंक होते हैं, म्यूचुअल बैंक होते हैं और पेंशन फंड होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इन्फेंट मोरिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर को एक वर्ष के भीतर
फिर कितने के लिए शिशु मृत्यु की संख्या के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है 1000 जीवित जन्मों। ठीक है, 1000 जीवित जन्मों के लिए शिशु मृत्यु की संख्या के रूप में जाना जाता है। IMR की बात हो रही है, 1 वर्ष के भीतर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लैंगिक समानता सूचकांक शिक्षा के निम्न स्तरों पर नामांकित महिला छात्रों की संख्या और प्रत्येक स्तर में पुरुष छात्रों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लैंगिक समानता सूचकांक पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर देखिए उपरोक्त सभी है। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक तीनों स्तरों पर। फिर आगे बढ़ते हैं। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी हैं? तो ये USA, साउथ अफ्रीका, UK या फिर ब्राज़ील? तो राइट आंसर है USA इसमें। फिर देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, फिर किस राज्य का कुंबलंगी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है? तो ये गांव है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो कुंबलंगी गांव जो है ये केरल का है। ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गया है। फिर अगला सवाल है, 24 जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में सर्वांगीण विकास और प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम को मंजूरी दी? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड? तो इसमें राइट आंसर है तेलंगाना। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है, स्कूलों में सर्वांगीण विकास के लिए। फिर आगे पूछा गया है कि तमिलनाडु की मीनदम मंजप्पाई योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन में दिया है जनता द्वारा कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, या तो खेतों में जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो योजना है तमिलनाडु की मीनदम मंजप्पाई, ये है जनता द्वारा कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहे आपके टॉप 25 MCQ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। आप इसको देखा करिए और साथ ही साथ इसको लगाया करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके PCS एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।